हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लेनिंग फार्माकोलॉजी। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं जीआईटी के एमसीक्यूज, जीआईटी फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो एग्ज़ाम चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो नीट पीजी हो या जीपैट हो या फिर फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, जिसमें भी फार्माकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, तो उन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। कोई भी एग्जाम के लिए आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। केवल किताब टेक्स्ट पढ़ते रहने से एमसीक्यूज आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप कुछ एमसीक्यूज सोल्व कर दें, लेकिन कुछ कुछ एमसीक्यूज पर आप अटक जाएंगे, क्योंकि आप उतने कॉन्शियसली उसको स्टडी नहीं करते हैं। एमसीक्यूज करने से आपको आइडिया लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या चीज़ याद रखने लायक है, क्या चीज़ हमें इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोटोन पंप इनहिबिटर एग्जिबिट द लीस्ट एफिनिटी फॉर CYP3A4 एंजाइम। इसमें हमने बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोटोन पंप इनहिबिटर की एफिनिटी CYP3A4 के लिए सबसे कम है। तो CYP3A4 एंजाइम के साथ में एफिनिटी होने का क्या मतलब है, उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होगी। जिसकी CYP3A4 एंजाइम के साथ में एफिनिटी कम होगी, उसकी ड्रग इंट्रैक्शंस उतनी ही कम होंगी। अगर एफिनिटी ज़्यादा है तो यानी कि उसकी ड्रग इंट्रैक्शंस भी ज़्यादा होंगी। तो हमें दोनों ही ड्रग्स याद रखनी जरूरी हैं कि पीपीआई में किसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। तो जो सबसे ज़्यादा CYP3A4 के लिए एफिनिटी है अमंग द प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, वो है ओमेप्राजोल। एफिनिटी ठीक है, और इसलिए इसकी ड्रग इंट्रैक्शंस भी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, दूसरी जो हमें याद रखनी है वो है रेबेप्राजोल। इसकी सबसे लीस्ट एफिनिटी होती है, इसलिए इसकी ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस भी कम होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा रेबेप्राजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोटोन पंप इनहिबिटर यूज एक्सेप्ट। तो हमने ये बताना है कि इनमें से प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स का लॉन्ग टर्म पर कौन सा एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें, इंक्रीज रिस्क ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को जब लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बेसिकली क्या करते हैं, हमारे गैस्ट्रिक पीएच को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, यानी कि एसिडिटी कम हो जाती है। और एसिड जो हमारा स्टमक में है, उसका पर्पज़ एक ये भी होता है कि कोई भी अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के साथ में एनगल्फ कर रहे हैं तो वो उसको मार देता है। ठीक है, तो अगर पीएच रेज होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उतने अच्छे तरीके से किल नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इसका एक एडवर्स इवेंट हो सकता है। ठीक है, दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल एसोसिएटेड डायरिया। तो क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल एसोसिएटेड डायरिया भी हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से गट माइक्रोबायोटा चेंज हो जाता है। गट माइक्रोबायोटा चेंज होने की वजह से क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल की ओवर ग्रोथ हो जाती है, उसकी वजह से डायरिया होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। थर्ड ऑप्शन इज ओस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जब बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं तो ये कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को भी इम्पेयर करते हैं, और कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इम्पेयर करने की वजह से बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स होने की पॉसिबिलिटी भी हो जाती है। नेक्स्ट आंसर इज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म को हम इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये इसका एडवर्स इवेंट नहीं होता है लॉन्ग टर्म के ऊपर भी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोलॉन्ग्ड एसिड सप्रेशन बाय प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स डेस्पाइट देयर शॉर्ट ऑफ लाइफ इज ड्यू टू। तो हमने ये बताना है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, अपन इनकी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की हाफ लाइफ कम होती है, लेकिन उसके बावजूद एसिड सप्रेशन लंबे टाइम तक कैसे होता है, उसका रीजन हमने बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेजुअल एक्टिवेशन एज प्रोड्रग। नहीं, ये नहीं है। एक्यूमुलेशन इन एसिड सिक्रेटरी कैनिकुलाई, नहीं, एक्यूमुलेशन भी नहीं होता। इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटासियम एटीपीएज, हाइड्रोजन पोटासियम एटीपीएज, इसका आंसर ये होगा। मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है और ये एक हाइड्रोजन पोटासियम एटीपीएज है, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इसको परमानेंटली इनहिबिट करते हैं। परमानेंटली इनहिबिट करने का क्या मतलब है कि अब ये अपनी लाइफ में दोबारा से एक्टिवेट हो ही नहीं पाएगा। इस एंजाइम की जब तक डेथ नहीं होती अब तक ये एक्टिवेट हो ही नहीं पाएगा। इस एंजाइम की अब डायरेक्टली डेथ ही होगी, तभी नए एंजाइम बनेंगे, तब जाकर के एसिड सप्रेशन जो है वो रिज्यूम होता है, दोबारा से एसिड प्रोडक्शन नॉर्मलाइज होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हमारे क्या करते हैं, हाइड्रोजन पोटासियम एटीपीएज को, प्रोटॉन पंप को
इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं। और इरिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब क्या है कि अब नए एंजाइम जब पैदा होंगे, नए एंजाइम्स जब बनेंगे सेल में, तभी ये दोबारा से काम करने लगेगा। अदरवाइज जो एंजाइम एक बार इनहिबिट हो गया वो दोबारा से काम नहीं करेगा। तो दोबारा से नया एंजाइम बनने में और उसके एक्टिवेट होने में जितना टाइम लग जाता है, उतना टाइम तक हमारा एसिड सप्रेशन बना रहता है। तो हमारी जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की कम है, लेकिन फिर भी एसिड सप्रेशन लंबे टाइम तक चलता है, क्योंकि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो प्रोटॉन पंप एक बार इनहिबिट हो गया वो दोबारा से एक्टिवेट नहीं होता। जब नए बनते हैं तभी से एसिड नॉर्मलाइज होता है और रिज्यूम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इरिवर्सिबल इनहिबिशन। विच प्रोटॉन पंप इनहिबिटर possess एडिशनल एंजाइम इनहिबिटरी एक्टिविटी बियॉन्ड एसिड सप्रेशन। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने उसी तरीके से इसको आंसर करना है। ये पूछा है कि एसिड सप्रेशन के अलावा और एंजाइम्स को इनहिबिट करने की प्रॉपर्टी इनमें से कौन से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के पास में है। तो CYP एंजाइम्स को सबसे ज़्यादा इनहिबिट करने वाला कौन सा है? ओमेप्राजोल है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ओमेप्राजोल। विच ड्रग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन रेजिमेन फॉर H. pylori एरेडिकेशन। तो H. pylori एरेडिकेशन के लिए हम पहले देख लेते हैं कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं। तो इसमें एक ट्रिपल थेरेपी होती है, ठीक है, ट्रिपल थेरेपी। एक क्वाड्रपल थेरेपी होती है, ठीक है। तो ट्रिपल थेरेपी वो होती है ऐसे एरियाज में जहाँ पर क्लेरिथ्रोमाइसिन के अगेंस्ट क्लेरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंट नहीं है, वहाँ पर ट्रिपल थेरेपी का यूज़ किया जाता है। तो ट्रिपल थेरेपी में हमारे पास क्लेरिथ्रोमाइसिन आती है, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, क्लेरिथ्रोमाइसिन आती है। दूसरी अमोक्सिसिलिन आती है, ठीक है। और तीसरी आती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो ट्रिपल थेरेपी में हमारे पास तीन ड्रग्स कौन सी हैं? क्लेरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन और प्रोटोन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। क्वाड्रपल थेरेपी ऐसे एरियाज में दी जाती है जहाँ पर क्लेरिथ्रोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, या फिर ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे केसेस में हम क्लेरिथ्रोमाइसिन नहीं देते, इसकी जगह पर अदर ड्रग्स देते हैं। तो इसमें जो पहली ड्रग है वही है अपनी प्रोटोन पंप इनहिबिटर। दूसरी होगी बिस्मथ सब्सिट्रेट देते हैं इसमें, बिस्मथ सब्सिट्रेट, इसमें भी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। तीसरा टेट्रासाइक्लिन, और चौथा है मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोजोल, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल ड्रग्स हैं जो कि H. pylori एरेडिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। मेन ये फ्रंट लाइन ड्रग्स हैं, ठीक है। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, कौन सी इनमें से नहीं दी जाती, हमने ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन अपना मेट्रोजेल, तो मेट्रोजेल तो दी जाती है। ओमेप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होगी, ये भी दी जाती है। मोजाप्राइड नहीं दी जाती, अमोक्सिसिलिन दी जाती है, ठीक है। तो मोजाप्राइड नहीं दी जाती है। मोजाप्राइड क्या है? मोजाप्राइड एक प्रोकाइनेटिक एजेंट है, 5-HT4 अगोनिस्ट, 5-HT4 अगोनिस्ट है, ठीक है, प्रोकाइनेटिक एजेंट। प्रोकाइनेटिक एजेंट का H. pylori एरेडिकेशन में कोई काम नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मोजाप्राइड। ये नहीं दिया जाता है। मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है, ओमेप्राजोल दिया जाता है और अमोक्सिसिलिन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग विच एंटीबायोटिक इज लीस्ट कॉमनली यूज फॉर H. pylori ट्रीटमेंट। तो इनमें से लीस्ट कॉमनली कौन सी ड्रग यूज होती है? ऑप्शन आर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, बिस्मथ कंपाउंड, अमोक्सिसिलिन, ओमेप्राजोल। तो ये तीनों तो हमने पढ़ लिए हैं कि ऊपर दी जाती हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हमने नहीं पढ़ी, टेट्रासाइक्लिन पढ़ी थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज शायद नहीं होती है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नहीं यूज होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट बेनिफिशियल एजेंट फॉर ट्रीटिंग NSAID इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर। मोस्ट बेनिफिशियल एजेंट बताना हमने, इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो NSAID इंड्यूस्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रग है हमारे पास, NSAID से इंड्यूस होने के बाद में जो मोस्ट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, वो मीजोप्रोस्टोल होता है, मीजोप्रोस्टोल, ठीक है। और मीजोप्रोस्टोल क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की है वो ये है कि NSAID इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर के लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ही हैं, ठीक है। तो उसमें मीजोप्रोस्टोल टिक नहीं करना है। इसने पूछा है मोस्ट बेनिफिशियल एजेंट फॉर ट्रीटिंग, ठीक है, कि मोस्ट स्पेसिफिक क्या होगा, ये पूछना चाहता है। मोस्ट, इसमें ऑप्शन भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स नहीं दिए गए हैं, तो इसमें इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन E1 अगोनिस्ट जो होगा वो मोस्ट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है NSAID इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा PGE1 अगोनिस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड एंड सुक्राल्फेट इन द मॉर्निंग पोटेंशियली इनएफेक्टिव। तो एंटासिड और सुक्राल्फेट का जो कॉम्बिनेशन है वो इनएफेक्टिव क्यों होता है? तो सुक्राल्फेट क्या है अपना, सुक्राल्फेट को एक्टिवेट होने के लिए 4 pH से pH 4 से कम होना चाहिए, ठीक है, pH 4 से कम होना चाहिए। और अगर आप एंटासिड दे दोगे तो ये पोलिमराइज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंटासिड पीएच को इंक्रीज कर देंगे, और पीएच अगर इंक्रीज हो गया तो इसका pH 4 से नीचे तो बचेगा नहीं, तो ये सुक्राल्फेट पोलिमराइज नहीं हो पाएगा। इसलिए एंटासिड और सुक्राल्फेट का कम्बिनेशन नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। एंटासिड बाइंड्स सुक्राल्फेट ब्लॉकिंग इट्स एक्शन, नहीं ये नहीं होगा। बोथ इम्पेयर अब्जॉर्प्शन ऑफ ईच अदर, नहीं अब्जॉर्प्शन तो होता ही नहीं है दोनों का ही। एंटासिड्स रेज गैस्ट्रिक पीएच इम्पेयरिंग सुक्राल्फेट पोलिमराइजेशन, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। पोलिमराइजेशन नहीं हो पाती है क्योंकि एंटासिड गैस्ट्रिक पीएच को रेज कर देते हैं। सुक्राल्फेट बाइंड टू एंटासिड एंड डू नॉट अलाउ देम टू रेज पीएच, नहीं ये तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन एडमिनिस्टर्ड आफ्टर मील, शॉर्टली बिफोर मील, विद H2 ब्लॉकर्स ड्यूरिंग फास्टिंग। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो होते हैं उनको हम शॉर्टली बिफोर मील देते हैं। उसके मल्टीपल रीजन्स हैं। पहला रीज़न ये कि अगर हम फूड के साथ में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को देंगे तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का अब्जॉर्प्शन इम्पेयर हो जाएगा, ठीक है, एम्पर होगा अब्जॉर्प्शन। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स डायरेक्टली स्टमक में जाकर के एक्ट नहीं करते हैं, वो इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन में जाकर के अब्जॉर्ब होते हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशन के द्वारा वो पैराइटल सेल्स तक पहुंचते हैं। पैराइटल सेल्स में जाने के बाद में वो अंदर की तरफ से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को इनहिबिट करते हैं। तो ठीक है, तो इसका अब्जॉर्प्शन होना इंपॉर्टेंट है, इसलिए खाली पेट दिया जाता है ताकि फूड के साथ में इसकी इंटरेक्शन ना हो और ये इसकी अब्जॉर्प्शन हैम्पर ना हो, एक रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि जो मोस्टली प्रोटॉन पंप्स हैं वो खाने के टाइम पर एक्टिवेट होते हैं। तो उनके एक्टिवेट होने से पहले हम ड्रग को वहाँ पर पहुँचा देते हैं, और वहाँ पर ड्रग अगर पहले पहुँच जाती है तो जैसे ही वो एक्टिवेट होंगे तभी उनको हम इनिबिट कर पाएंगे, ठीक है। जब तक वो एक्टिवेट नहीं होते तब तक ये इनिबिट नहीं हो पाते हैं। इसलिए खाने से थोड़े टाइम पहले प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स को दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्टली बिफोर मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पेशेंट ऑन फेमोटिडिन, सुक्राल्फेट एंड एंटासिड्स, द इर्रेशनलिटी स्टेम्स फ्रॉम। अगर हमने किसी पेशेंट को ये तीनों चीज़ें एक साथ दे दी तो इसमें इर्रेशनलिटी क्यों हो गई, ये हमने बताना है बेसिकली। तो सुक्राल्फेट रिड्यूसिंग फेमोटाइड अब्जॉर्प्शन, इंक्रीज्ड टॉक्सिसिटी ऑफ फेमोटिडाइन, सुक्राल्फेट इम्पेयरिंग एंटासिड अब्जॉर्प्शन, सुक्राल्फेट रिक्वायरिंग लो पीएच फॉर एक्शन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि सुक्राल्फेट को भाई पीएच कम चाहिए होता है पोलिमराइज होने के लिए, ठीक है। फेमोटिडिन और एंटासिड दोनों ही पीएच को रेज कर देंगे जिसकी वजह से सुक्राल्फेट काम नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सुक्राल्फेट रिक्वायरिंग लो पीएच फॉर एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमेटिडिन इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल एक्सेप्ट। हमने बताना कि सिमेटिडिन में से किसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट नहीं करती है। तो सिमेटिडिन बेसिकली क्या है, सीवाईपी एंजाइम इनहिबिटर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सीवाईपी एंजाइम इनहिबिटर है। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक अकेला कीटोकोनाजोल है जो कि खुद अपने आप में एंजाइम इनहिबिटर है, ठीक है। बाकी जो तीनों हैं, फेनेटोइन, वारफरीन और डायजेपाम, ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये सबस्ट्रेट्स हैं किसके लिए, सीवाईपी एंजाइम के लिए। तो अगर सिमेटिडिन देंगे इनके साथ में तो इनका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा। तो इस वजह से सिमेटिडिन किसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट नहीं करता, वो है कीटोकोनाजोल, ठीक है। कीटोकोनाजोल अपने आप में एंजाइम इनहिबिटर है, और वो जिस एंजाइम को सिमेटिडिन इनहिबिट करता है उसका एज ए मेजर सबस्ट्रेट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कीटोकोनाजोल। एक की ड्रग फॉर एच पाइलोराई एसोसिएटेड गैस्ट्रिक अल्सर। तो इनमें बताना हमने एच पाइलोराई एसोसिएटेड गैस्ट्रिक अल्सर के लिए इंपॉर्टेंट ड्रग इसमें से कौन सी है। तो हमने ऊपर पढ़े थे दो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रुपल थेरेपी के लिए, ठीक है। तो उनमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं आपको अभी याद होनी चाहिए। तो उसमें एक ड्रग अपनी थी बिस्मथ सबस्ट्रेट, ठीक है, जो क्वाड्रुपल थेरेपी में हमने पढ़ा है। बिस्मथ सबस्ट्रेट में अपने आप में क्या होते हैं, एंटीबैक्टीरियल एक्शन एच पाइलोराई के अगेंस्ट, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा इसमें कार्बिनोलोक्सोन दिया हुआ है। कार्बिनोलोक्सोन क्या है, अल्सर हीलिंग एजेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, अल्सर हीलिंग एजेंट। इसकी एच पाइलोराई के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी नहीं होती है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि तो ये ऑब्टेन होता है रूट्स ऑफ लिकोराइस,
ठीक है। लिकोराइस के रूट से कार्बोनोलॉक्सोन सोडियम ऑब्टेन होता है। ये अल्सर हीलिंग एजेंट है। ये एपिथेलाइजेशन करवाता है जिसकी वजह से अल्सर हील हो जाता है। ठीक है। कोलिन एंटीकोलिनर्जिक्स क्या होता है? ये अल्सर को तो ठीक करते हैं लेकिन इन्फेक्शन को ये ट्रीट नहीं करते एंटीकोलिनर्जिक्स। ठीक है। तो इसलिए एंटीकोलिनर्जिक्स भी इसका आंसर नहीं हो सकता। कोर्टिकोस्टेरॉइड तो इवन अल्सर को वर्सन करते हैं, तो इसका आंसर ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज एन एंटासिड? इनमें से एंटासिड कौन सा क्लासिफाई नहीं होगा? तो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट, बेसिकली सारे मैग्नीशियम दिए हुए हैं। ठीक है। तो अपना जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है ना, आपको अगर ध्यान हो, मैग्नीशियम सल्फेट को एज ए लेक्जेटिव यूज किया जाता है। ठीक है। ओस्मोटिक लेक्जेटिव होता है ये मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसको एज ए एंटासिड क्लासिफाई नहीं करते हैं। मेगाल्ट्रेट क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन है ये मेगाल्ट्रेट। ठीक है। तो इसको भी किस लिए यूज एज ए एंटासिड यूज किया जाता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट और फॉस्फेट को भी एज ए एंटासिड यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट फॉर एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर? एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर के लिए प्रेफर्ड ट्रीटमेंट क्या होगा? तो प्रेफर्ड ट्रीटमेंट का मतलब है अब की बार हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ऑप्शन में है। ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस, चाहे जो मर्जी अल्सर हो, जो मर्जी पेप्टिक अल्सर हो, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा ही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ठीक है। इस बात को याद रखना। हाँ, अगर ये पूछे मोस्ट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है, मोस्ट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा मीजोप्रोस्टोल। क्यों होगा मीजोप्रोस्टोल एनसेड्स के लिए? तो एनसेड्स क्या करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन इवन जो है वो अपना अल्सर हीलिंग का काम करता है। ठीक है। तो अगर मीजोप्रोस्टोल देंगे तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन इवन एनालॉग है, प्रोस्टाग्लैंडिन इवन एनालॉग है, तो वो अल्सर्स को हील करता है। अब क्योंकि एनसेड्स ने क्या किया, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन कम कर दी, हम प्रोस्टाग्लैंडिन दे रहे हैं वापस से, तो इसलिए मोस्ट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मीजोप्रोस्टोल है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस फिर भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलाइक सिमेटिडिन रेनिटिडिन डज नॉट एग्जिबिट? तो सिमेटिडिन के बारे में हमें कुछ बातें जान लेनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, सिमेटिडिन ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, इसलिए सीएनएस एडवर्स इवेंट आएंगे, सीएनएस एडवर्स इवेंट्स होते हैं। ठीक है। दूसरा, ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन को रिसेप्टर पर बाइंडिंग को ब्लॉक करता है, इनहिबिशन, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन इनहिबिशन करता है। ठीक है। रिसेप्टर बाइंडिंग को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से मेल्स में इंपोर्टेंस होती है, इंपोर्टेंस। ठीक है। थर्ड, ये एस्ट्राडायोल के मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट करता है, एस्ट्राडायोल मेटाबॉलिज्म। साथ में प्रोलैक्टिन लेवल्स को इंक्रीज करता है, इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल्स। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, ये मेल में गाइनेकोमेस्टिया करवाएगा और फीमेल में गलेक्टोरिया। ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सिमेटिडिन के लिए, ये CYP इनहिबिटर है, CYP एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, इसलिए इसकी ड्रग इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा है। ठीक है। पांचवा, ये सबसे कम पोटेंट है, लीस्ट पोटेंट। ठीक है। तो हमने सिमेटिडिन के बारे में 5 पॉइंट पढ़े, क्या क्या? फर्स्ट पॉइंट इज ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, यानी कि CNS एडवर्स इवेंट होंगे। दूसरा, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को रिसेप्टर की बाइंडिंग, रिसेप्टर के साथ, एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग को इनहिबिट करता है, तो इसलिए मेल में इंपोर्टेंस करवाएगा। तीसरा, ये एस्ट्राडायोल के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है और प्रोलैक्टिन के लेवल्स को इंक्रीज करता है, इसलिए मेल में गायनेकोमेस्टिया कराएगा और फीमेल्स में गलेक्टोरिया करवाएगा। चौथा, ये CYP एंजाइम्स का इनहिबिटर है। ठीक है। तो इसलिए इसके ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस भी ज़्यादा होंगी। पांचवा, ये सबसे कम पोटेंट है, लीस्ट पोटेंट है। ठीक है। अब इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में इसने पूछा है कि सिमेटिडिन रेनिटिडिन में इनमें से क्या नहीं होता है सिमेटिडिन की तरह पर, ठीक की तरह। ठीक है। तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिज्म, सिमेटिडिन और रेनिटिडिन दोनों ही H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों ही ओरली दिए जाते हैं। यूज विद प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स के साथ में हम H2 एंटागोनिस्ट देते हैं, कोई अलग बात नहीं है, दोनों ही देते हैं, सिमेटिडिन भी देते हैं, रेनिटिडिन भी दे सकते हैं। एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट, एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट सिमेटिडिन में होता है लेकिन रेनिटिडिन में नहीं होता, ये हमने इसमें सेकंड पॉइंट में पढ़ लिया है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एस ओमेप्राजोल इनहिबिट एसिड सीक्रेशन बाय ब्लॉकिंग हाइड्रोजन पोटासियम एटीपीएच पंप, हाइड्रोजन सोडियम एटीपीएच पंप, हाइड्रोजन पंप, एनी एटीपीएच पंप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। जो एस ओमेप्राजोल वो क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर बेसिकली। ठीक है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। तो इसका आंसर आप भूल करके ये मत कर देना प्रोटोन पंप इनहिबिटर। हमने जब भी कोई एमसीक्यू होता है उसमें ये देखना होता है सबसे अच्छा आंसर कौन सा हो सकता है। तो इसको ये पढ़ने में तो प्रोटोन पंप आ जाएगा। ठीक है, आप प्रोटोन पंप को इनहिबिटर कर देंगे, ये टिक कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सूटेबल आंसर है वो इसने सबसे ऊपर दिया हुआ है, हाइड्रोजन पोटासियम एटीपीएच। हाइड्रोजन पोटासियम एटीपीएच को ही हम हाइड्रोजन पंप बोलते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन पोटासियम पंप को ही प्रोटोन पंप बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन पोटासियम एटीपीएच पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एंटासिड इज मोस्ट लाइकली टू कॉज डायरिया। कौन सा एंटासिड डायरिया करता है। तो देखो हमारे पास ना दो तरह के एंटासिड याद रखने हमने, एक तो मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं, एक एल्यूमिनियम के साल्ट होते हैं। जो मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं ना वो डायरिया करवाते हैं, ये लैक्सेटिव होते हैं। जो एल्यूमिनियम के साल्ट होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन करवाते हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बार, जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो नहीं भी याद में आता। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, एम से क्या होगा, मेक इट गो, मेक इट गो, यानी कि उसको ये आगे जाने देंगे, कुछ भी रोक के नहीं रखेंगे। और ए से हो जाएगा अपना अरेस्ट, अरेस्ट द बॉल, तो बॉल मूवमेंट को ये अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ए से अरेस्ट, एम से मेक इट गो। तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं, मैग्नीशियम डायरिया करवाता है और एल्यूमिनियम साल्ट्स जो हैं वो कंस्टिपेशन करवाएंगे। तो इसमें पूछा है डायरिया, तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल आर H2 ब्लॉकर्स एक्सेप्ट, तो इसमें सबसे पहला ये ओमेप्राजोल हमने पढ़ लिया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, रेनिटिडिन सब क्या है, H2 ब्लॉकर है। विच फैक्टर इंटरफेयर विद सुक्राल्फेट्स एडरेंट जेल इंटीग्रिटी, तो इसमें बताना हमने सुक्राल्फेट के एक्शन में कौन इंटरफेयर करेगा। तो एंटासिड करेंगे ऑब्वियसली, हमने पढ़ लिया पहले ही, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। एंटासिड क्या करते हैं, पीएच को रेज कर देते हैं। सुक्राल्फेट को क्या चाहिए, पीएच कम चाहिए पोलिमराइज होने के लिए। फॉर जोलिंजर एलिजन सिंड्रोम विच ब्लीडिंग विद ब्लीडिंग अल्सर द ड्रग इरिवर्सिबली इनहिबिटिंग हाइड्रोजन पोटासियम एटीपीएच, बेसिकली हमने ये बताना है इनमें से कौन सी ड्रग प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। ठीक है, हाइड्रोजन पोटासियम एटीपीएच यानी कि प्रोटोन पंप, तो इनमें से कौन सी ड्रग प्रोटोन पंप को इनहिबिट करती है। तो प्रोटोन पंप को इनहिबिट अपनी ओमेप्राजोल करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एडवर्स इफेक्ट ऑफ सिमेटिडिन, इनमें से कौन सा सिमेटिडिन का एडवर्स इफेक्ट नहीं है। हमने ऊपर पढ़ा है डाईआइडोटेस्टोस्टेरोन को रिसेप्टर के साथ बाइंड होने से इनहिबिट करता है, इसलिए इंपोर्टेंस करवाता है, तो ये तो है। गाइनेकोमेस्टिया भी करवाता है, प्रोलैक्टिन लेवल्स को इंक्रीज करवा देता है, तो गाइनेकोमेस्टिया भी करवाता है। गलेक्टोरिया भी करवाता है फीमेल्स में। ठीक है, ये एस्ट्राडायोल के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है और प्रोलैक्टिन लेवल्स को इंक्रीज करता है, इसलिए गाइनेकोमेस्टिया और गलेक्टोरिया करवाता है। एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस ये नहीं करवाता है, इसका आंसर हो जाएगा एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। प्राइमरी रोल ऑफ एंटासिड्स इन पेप्टिक अल्सर डिजीज इज, तो एंटासिड जब भी पेप्टिक अल्सर डिजीज में देते हैं तो प्रॉम्प्ट रिलीफ के लिए देते हैं। जब पेन होता है उस पेन से प्रॉम्प्ट रिलीफ मिल जाए, इसलिए एंटासिड देते हैं। एंटासिड क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी पीएच रेज कर देंगे, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी, पेन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेन रिलीफ। विच ड्रग इज नॉट यूज्ड इन एच पाइलोराइड ट्रीटमेंट, इनमें से कौन सी ड्रग एच पाइलोराइड के ट्रीटमेंट में यूज नहीं होती। तो इसमें हमने क्लेरिथ्रोमाइसिन ऊपर पढ़ा था ट्रिपल थेरेपी में, क्वाड्रपल थेरेपी में मेट्रोनिडाजोल पढ़ा था, और ओमेप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, तो दोनों में ही आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीसाप्राइड। सीसाप्राइड क्या है, सीसाप्राइड एक प्रोकाइनेटिक एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन एच पाइलोराइड ट्रीटमेंट एक्सेप्ट, तो हमने एंटीबायोटिक्स ऊपर कौन कौन सी यूज़ होती हैं वो हमने पढ़ी हैं। क्लेरिथ्रोमाइसिन इसमें ट्रिपल थेरेपी में यूज़ होती है, अमोक्सिसिलिन भी ट्रिपल थेरेपी में यूज़ होती है, मेट्रोजिल इसमें क्वाड्रपल थेरेपी में यूज़ होती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन हमने उसमें नहीं देखी। इसको ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसको एज ए साल्वेज थेरेपी जरूर यूज़ कर लेते हैं, साल्वेज थेरेपी। ठीक है, इट इज़ नॉट फर्स्ट लाइन। तो इसका आंसर यही हो जाएगा सिप्रोफ्लोक्सासिन, क्योंकि ये तीनों तो बिल्कुल अपफ्रंट यूज़ होती हैं। विच एंटीबायोटिक ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ए पेशेंट विद प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल, एंटी एमेटिक ड्रग। ठीक है, ऑन्डानसेट्रोन, मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरेडोन और एब्रेपिटेंट। तो इसमें डोमपेरेडोन जो होता है ना, डोमपेरेडोन क्यूटी इंटरवल को इंक्रीज करता है, क्यूटी इंटरवल को इंक्रीज करता है और टॉर्सिटिव पॉइंटिस करवा सकता है, इसलिए डोमपेरेडोन को ऐसे पेशेंट्स में नहीं देना चाहिए।
इसका आंसर हो जाएगा डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन अपने आप में क्या है, डोपामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और ये एक प्रोकाइनेटिक एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्लेनोसेट्रॉन इन कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया इज प्राइमरली। तो सेट्रॉन्स जो होते हैं, सेट्रॉन्स क्या होते हैं, 5-HT3 एंटागोनिस्ट होते हैं, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, चाहे वो ओंडान सेट्रॉन हो, प्लेनोसेट्रॉन हो, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, 5-HT3 एंटागोनिस्ट हैं। तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, मेरा 5-HT3 एंटागोनिस्ट, इसका आंसर हो जाएगा 5-HT3 एंटागोनिस्ट। इन इरिटेबल बोल सिंड्रोम विद प्रोमिनेंट डायरिया द ड्रग ऑफ चॉइस इज। तो हमने ये बताना है कि आईबीएस में डायरिया डोमिनेंट अगर आईबीएस है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा। तो इनमें ओपियोइड्स देते हैं, ओपियोइड्स यानी, और इसमें कौन सा है, लोपिप्रोस्टोन, लोपेरामाइड, टेगासेरोड। इसमें लोपेरामाइड जो है ये ओपियोइड है। तो आईबीएस में जब डायरिया होता है तो उस टाइम पर डायरिया को रोकने के लिए लोपेरामाइड यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोपेरामाइड। जो कंस्टिपेशन वाला होता है, कंस्टिपेशन डोमिनेंट, उसमें क्या क्या यूज़ होता है, कंस्टिपेशन वाले में लैक्सेटिव्स यूज़ होते हैं, जैसे कि पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल या मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स। लूबिप्रोस्टोन भी कॉन्स्टिपेशन वाले में यूज़ होता है, ठीक है, लूबिप्रोस्टोन भी कॉन्स्टिपेशन वाले में यूज़ होता है। ये क्लोराइड सिक्रेटरी एजेंट है, ठीक है। इसके अलावा फिर प्रोकाइनेटिक एजेंट यूज़ होते हैं, 5-HT4 अगोनिस्ट, जैसे प्रोकेलोप्राइड। फिर पेन रिलीफ के लिए एंटीकोलिनर्जिक या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट आईबीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्ट्रोटाइड इज यूजफुल इन सिक्रेटरी डायरिया बिकॉज इट। तो हमने बेसिकली ये बताना कि ऑक्ट्रोटाइड का सिक्रेटरी डायरिया में मैकेनिज्म क्या होता है। तो ऑक्ट्रोट, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सोमेटेटिन इनहिबिट सोमेटोस्टेटिन रिलीज। ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि सोमेटोस्टेटिन का एनालॉग है ऑक्ट्रोटाइड, ठीक है, ऑक्ट्रोटाइड इज सोमेटोस्टेटिन एनालॉग। तो ये तो इसका आंसर वैसे ही नहीं हो सकता। रिड्यूस इंटेस्टाइनल सिक्रेशन एंड मोटिलिटी। अब क्योंकि ये सिक्रेटरी डायरिया है तो सिक्रेटरी डायरिया में अगर सिक्रेशंस को कम कर देंगे तो डायरिया रुक जाएगा, ठीक है। तो ऑक्ट्रोटाइड बेसिकली इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस को कम करता है जिससे कि सिक्रेटरी डायरिया ठीक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस एंड मोटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर प्रिवेंटिंग मोशन सिकनेस ड्यूरिंग एयर ट्रैवल। चाहे ट्रैवल, चाहे जो मर्जी हो, एयर ट्रैवल हो या बस ट्रैवल हो या जो मर्जी, हम पहाड़ों में भी जाते हैं। तो मोशन सिकनेस के लिए बेसिकली हमने इनमें से बताना है कौन सी ड्रग इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए स्कोपोलामिन, स्कोपोलामिन क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, और इसके ट्रांसडर्मल पैच आते हैं, ट्रांसडर्मल पैच, उसको यूजुअली पिन्ना के नीचे लगाया जाता है, और ये वेस्टिबुलर सिग्नल्स को ब्लॉक करता है, वेस्टिबुलर सिग्नल्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से मोशन सिकनेस नहीं होती, ब्लॉक्स वेस्टिबुलर सिग्नल्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कोपोलामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच परगेटिव इज एसोसिएटेड विद मेलेनोसिस कोलाई ऑन लॉन्ग टर्म यूज। तो मेलेनोसिस कोलाई के लिए इनमें से कौन सा परगेटिव रिस्पॉन्सिबल है। तो मेलेनोसिस कोलाई क्या होता है, मेलेनोसिस मतलब कि है कि मेलानिन पिगमेंटेशन हो गई एक तरीके से, ठीक है, पिगमेंटेशन हो गई, और कोलाई यानी कि कोलोन की। तो कोलोन की ब्लैक टू ब्राउनिश पिगमेंटेशन जो होती है ना, उसको बोलते हैं मेलेनोसिस कोलाई। ये यूजुअली होती है जो एंथ्राक्विनोन्स लैक्सेटिव्स होते हैं ना अपने, एंथ्राक्विनोन लैक्सेटिव्स, इनकी वजह से मेलानोसिस कोलाई होती है, इनके लॉन्ग टर्म यूज की वजह से, ठीक है। तो एंथ्राक्विनोन लैक्सेटिव इनमें से कौन सा है, अपना सेना है, तो सेना की वजह से मेलानोसिस कोलाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्रोन्स डिजीज द बायोलॉजिकल एजेंट टारगेटिंग टीएनएफ अल्फा। तो क्रोन्स डिजीज में टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स कौन से होते हैं, हमने ये बताना है। तो टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स अपने पास इन्फ्लिक्सिमाब है, अडालीमुमाब है, अडालीमुमाब, ठीक है, इन्फ्लिक्सिमाब है, अडालीमुमाब है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोकाइनेटिक एजेंट एजेंट दैट डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। इनमें से कौन सा प्रोकाइनेटिक एजेंट है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, हमने ये बताना है, ठीक है। कौन सा प्रोकाइनेटिक एजेंट ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। तो अपना डोमपेरेडोन जो है वो पेरिफेरल डोपामिन एंटागोनिस्ट है, पेरिफेरल पेरिफेरल D2 एंटागोनिस्ट है। तो इसलिए डोमपेरेडोन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्टेरॉइड रिफ्रैक्टरी अल्सरेटिव कोलाइटिस इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग यूज्ड इज।
तो ऐसे अल्सरेटिव कोलाइटिस केसेस जिनमें कि पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता कोर्टिकोस्टेरॉइड को, ठीक है, तो उन केसेस में हम कौन सी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देंगे, ठीक है, तो उसमें मेनली साइक्लोस्पोरिन दी जाती है, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन दी जाती है, और या फिर TNF अल्फा इनहिबिटर्स जैसे कि इन्फ्लिक्सिमाब, ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं स्टेरॉइड रिफ्रैक्टरी अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटी डायरियल एजेंट दैट इनहिबिट एनकेफेलिनेज इज। तो एनकेफेलिनेज क्या है, हम वो देखते हैं। हमारी बॉडी में एंडोजिनस ओपियोइड्स होते हैं, एंडोजिनस ओपियोइड, ठीक है। वैसे एक एंडोजिनस ओपियोइड है जिसको एनकेफेलिन बोलते हैं, एनकेफेलिन, ठीक है। एनकेफेलिन का ब्रेकडाउन जो करवाता है एंजाइम, वो एनकेफेलिनेज एंजाइम करवाता है, और इसका ब्रेकडाउन होने के बाद में डायरिया हो जाता है। अब हमारे पास जो भी एजेंट ऐसा होगा जो कि एनकेफेलिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, तो वो क्या करेगा, एनकेफेलिन्स के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगा। अगर हम इस स्टेप को इनहिबिट कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, डायरिया भी रुक जाएगा, ठीक है। तो इस एंजाइम का हमारे पास जो इनहिबिटर अवेलेबल है वो है रेसेकाडोट्रिल, ठीक है। इसका आंसर आएगा ये क्या करता है, एनकेफेलिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एनकेफेलिन्स का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है और डायरिया भी रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैक्सेटिव एक्ट्स बाय स्टिमुलेटिंग गुआनालाइलेट साइक्लेज इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो हमने ऊपर एक पढ़ा था जिसका नाम था लिनाक्लोटाइड। लिनाक्लोटाइड के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्लोराइड एक्टिवेटर है। तो इसका जो दूसरा मैकेनिज्म है, लिनाक्लोटाइड क्या है, इसका आंसर आएगा लिनाक्लोटाइड। लिनाक्लोटाइड ग्वानालाइल साइक्लेज अगोनिस्ट है, ठीक है। ये सिक्रीशंस और मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। इसको यूज़ कहाँ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं कंस्टिपेशन डोमिनेंट IBS में, ठीक है, कंस्टिपेशन डोमिनेंट IBS, कंस्टिपेशन डोमिनेंट IBS में, ठीक। बिसाकोडाइल क्या चीज़ है, ये स्टिमुलेंट परगेटिव है, स्टिमुलेंट परगेटिव। सेना और कैस्ट्रोल ये दोनों भी स्टिमुलेंट परगेटिव हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी लैक्टुलोज वर्क बाय। तो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में लैक्टुलोज कैसे काम करता है, हमने वो बताना है। लैक्टुलोज क्या करता है, लैक्टुलोज pH को कम कर देता है, यानी कि एसिडिफाई कर देता है, एनवायरनमेंट को एसिडिफाई कर देता है, ठीक है। एसिडिफाई कर देगा तो क्या होगा, NH3 जो है वो NH अमोनियम आयंस में कन्वर्ट होगा NH4 पॉजिटिव में, और ये एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी में क्या होता है, अमोनिया की एक्सेस हो जाती है, जिसकी वजह से हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी में क्या होता है, अमोनिया की एक्सेस हो जाती है। तो बेसिकली लैक्टुलोज क्या करेगा, अमोनिया को अमोनियम आयंस में कन्वर्ट कर देगा और उसका एक्सक्रेशन करवा देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भी एसिडिफाइंग कोलोनिक कंटेंट टू ट्रैप अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 5-HT4 अगोनिस्ट यूज फॉर गैस्ट्रोपेरेसिस। गैस्ट्रोपेरेसिस में कौन से 5-HT4 अगोनिस्ट को यूज़ किया जाता है। तो 5-HT4 अगोनिस्ट कौन से होते हैं, प्राइड वाले, जैसे सीसाप्राइड, मोजाप्राइड, प्रूकेलोप्राइड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रूकेलोप्राइड। अब 5-HT4 अगोनिस्ट हैं, ये यूज किस लिए होते हैं, तो इसमें क्योंकि देखो 5-HT4 आ रहा है, तो 4 से आप याद रखना फॉरवर्ड यानी कि ये आगे की तरफ मूव करवाएगा, आगे, ठीक है, आगे की तरफ मूव करवाएगा, आगे की तरफ मूव करवाएगा यानी कि मोटिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो फॉरवर्ड मूवमेंट करवाता है 5-HT4, इसलिए ये क्या है, प्रोकाइनेटिक एजेंट के तौर पर यूज होते हैं सीसाप्राइड, मोजाप्राइड और प्रोकेलोप्राइड, ठीक है। अपना है दूसरा ओंडानसेट्रोन। ओंडानसेट्रोन्स क्या होते हैं, 5-HT3 एंटागोनिस्ट होते हैं, 5-HT3 एंटागोनिस्ट। एलोसेट्रोन, ग्रेनेसेट्रोन, सारे के सारे क्या हैं, सेट्रोन्स हैं, तो ये सारे क्या हो गए, 5-HT3 एंटागोनिस्ट। तो 5-HT4 अगोनिस्ट कौन सा है इसमें, प्रूकेलोप्राइड हो गया, सीसाप्राइड होगा और मोजाप्राइड हो गया। इनको यूज किस में करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में करते हैं, IBS जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन हो, कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट IBS, ठीक है, या फिर गैस्ट्रोपेरेसिस में। गैस्ट्रोपेरेसिस क्या होता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जब डिलेड होती है तो उसको हम गैस्ट्रोपेरेसिस बोलते हैं। तो ऐसे केस में भी 5-HT4 अगोनिस्ट यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिजोप्रोस्टोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी बिकॉज। मिजोप्रोस्टोल प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों है, ठीक है। मिजोप्रोस्टोल क्या है,
स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन होती हैं और उनकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है। इसलिए मीजोप्रोस्टोल को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखा जाता है प्रेगनेंसी में। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, जिसकी वजह से अबॉर्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपोजिशन ऑफ WHO ORS इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो इसमें हमने बताना है इनमें से कौन सा WHO ORS फॉर्मूला में नहीं आता। तो जो अपना नया फॉर्मूला है ORS का, उसमें अपने पास 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें हमने याद रखनी है। एक सोडियम क्लोराइड, दूसरा पोटासियम क्लोराइड, तीसरा ग्लूकोज और चौथा है ट्राई सोडियम सिट्रेट। ठीक है। इसमें 1 लीटर का कंपोजिशन है ये। सोडियम क्लोराइड कितना होगा 2.6 ग्राम, पोटासियम 1.5 ग्राम, ग्लूकोज 13.5 ग्राम और ट्राई सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम। ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए। जो इससे पहले जो फॉर्मूला होता था उसमें जो सोडियम क्लोराइड है और ग्लूकोज है, ये दोनों ज़्यादा होते थे। ठीक है। अब इस पर भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि नए फॉर्मूला में इनकी कंसंट्रेशन कम क्यों है। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास पुराना फार्मूला था, हमारे पास जो पहले केस आते थे डायरिया के, वो मोस्टली कोलरा के केस होते थे। कोलरा में ज़्यादा सोडियम लॉस होता था, इसलिए उसमें उसका फार्मूला में सोडियम क्लोराइड ज़्यादा होता था और ग्लूकोज ज़्यादा होता था। ठीक है। लेकिन अब जो नए केस आते हैं, अब कोलरा के केस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड फार्मूला था वो कोलरा केसेस के अकॉर्डिंग था। अब अपने पास केवल रोटा वायरस के केसेस आते हैं। रोटा वायरस की वजह से डायरिया होता है और रोटा वायरस रिलेटेड डायरिया के केसेस ज़्यादा आते हैं। इस केस में सोडियम का लॉस नहीं होता इतना, इसलिए जो स्टैंडर्ड ORS था उसकी वजह से अडीमा या फिर स्टूल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती थी। ठीक है। इसलिए इसका फॉर्मूला चेंज किया गया और उसमें सोडियम की और ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ऑस्मोलरिटी कम कर दी गई। तो अभी जो करंट फार्मूला है उसमें 13.5 ग्राम ग्लूकोज और 2.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। ठीक है। ये 4 चीज़ें अपने पास हैं। अब देख लेते हैं इसमें ऑप्शंस में क्या है। सोडियम क्लोराइड 2.6, ये ठीक है। पोटासियम क्लोराइड 1.5, ये भी ठीक है। सोडियम सिट्रेट 2.9, सोडियम सिट्रेट नहीं है अपने पास, ट्राई सोडियम सिट्रेट है। ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ग्लूकोज 13.5, ये ठीक है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम सिट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरेंजिपिन सिलेक्टिवली ब्लॉक्स। तो पायरेंजिपिन कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करता है? मस्करेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। और मस्करेनिक भी कौन सा? M1 सिलेक्टिव ब्लॉकर है पायरेंजिपिन। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा M1 मस्करेनिक रिसेप्टर्स। उसके बाद आते हैं अपने पास H2 हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स। H2 हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो ब्लॉक करती हैं? सिमेंटिडिन, रेनिटिडिन, ठीक है, फेमोटिडिन, ये वाली ड्रग्स क्या हैं? H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। फिर आता है अपने पास 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। 5-HT3 को कौन सी ड्रग्स ब्लॉक करती हैं? सेट्रॉन्स, जैसे कि ओंडानसेट्रोन। ठीक है। ये ड्रग्स क्या करती हैं? 5-HT3 रिसेप्टर को इनहिबिट करती हैं। D2 ब्लॉकर्स में कौन से हैं अपने पास? डोमपेरिडोन और मेटोक्लोप्रामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रिपिटेंट इज यूज्ड फॉर डिलेड कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग वाया। तो एप्रिपिटेंट है उसका बस जब भी एप्रिपिटेंट याद आए, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर याद रखना, NK1 न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। विच ड्रग इज क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर? इसका आएगा लूबिप्रोस्टोन। लूबिप्रोस्टोन के बारे में हमने पढ़ा है कि ये क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर है। ठीक है। लूबिप्रोस्टोन क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर। उसके अलावा सेट्रॉन्स क्या हैं? सेट्रॉन्स हैं 5-HT3 ब्लॉकर्स। लोपेरामाइड क्या है? ओपियोइड है। टेगासेरोड आपने पढ़ा होगा, सीसाप्राइड, मोजाप्राइड, टेगासेरोड 5-HT4 अगोनिस्ट हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फासालाजिन्स एक्टिव मेटाबोलाइट इन IBD। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो सल्फासालाजिन है वो IBD में यूज़ होती है। तो IBD में हमारे पास सल्फासालाजिन एक इम्पोर्टेंट ड्रग जो है वो है 5-अमीनो सैलिसिलिक एसिड, IBD में जो यूज़ होती है। ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी और दूसरे वाले में भी। तो 5-अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो है ये एक इंपॉर्टेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। अब इसी की अलग अलग फॉर्मुलेशंस बनाई गई हैं, इसी को किसी और के साथ में कंबाइन किया गया है, या कुछ ऐसे ऐसे कर करके इसकी कई सारी फॉर्मुलेशंस बनाई गई हैं। सबसे पहली फॉर्मुलेशन जो है अपने पास वो है सल्फासालाजिन। इसमें क्या है? 5-अमीनो सैलिसिलिक एसिड है
प्लस में सल्फापायरिडिन है, ठीक है, सल्फापायरिडिन। दूसरी है वो है ओलसालाजिन। ओलसालाजिन में क्या होता है, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड प्लस में 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, यानी कि इसी के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तीसरी है बालसालाजाइड। बालसालाजाइड में क्या है, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड प्लस में अमीनो बेंजोइल एलेनिन, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो अपने पास आता है वो है मेसालामिन। मेसालामिन क्या है, ये 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड ही है, लेकिन इसकी कोटिंग कर दी गई है, ठीक है। ये कोटेड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड है, और ये टाइम डिपेंडेंट रिलीज होता है इसमें, ठीक है। तो ये सीधी इंटेस्टाइन में जाकर के रिलीज होने लगती है, पीएच सेंसिटिव रिलीज होता है, और ताकि ये स्टमक से निकल करके कोलोन तक पहुंच जाए और वहाँ जाकर के रिलीज करे, उससे पहले इसका अब्जॉर्प्शन ना हो जाए। बेसिकली इन सब का जितना भी फॉर्मुलेशन है ये, इन सब का जो मेन मोटो है वो 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड के अब्जॉर्प्शन को रोकने का है। ये 80% प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसके अब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए ही हम ये सारे के सारे कम्बिनेशंस बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेसालामिन को भी इसको हमने कोट कर दिया, कोटिंग इसकी कर दी। इसकी कोटिंग करने के बाद क्या होगा, ये भी अब्जॉर्ब नहीं होगी, तो ये डायरेक्टली कहाँ चली जाएगी, लेटर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में, जहाँ पर मेन प्रॉब्लम है, जहाँ पर इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो करना है, ठीक है। तो सल्फासालाजिन में एक्टिव मोइटी क्या है, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड है। इन सब में से किसी में भी पूछें तो एक्टिव मोइटी अपने पास 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटीमेटिक विद बोथ प्रोकाइनेटिक एंड एंटी डोपामिनर्जिक इफेक्ट। तो अपने पास जो मेटोक्लोप्रामाइड ड्रग है, मेटोक्लोप्रामाइड ये D2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है और 5-HT4 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। तो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से ये एंटी इमेटिक होगी, 5-HT4 को स्टिमुलेट करने की वजह से ये प्रोकाइनेटिक होगी। पीछे हमने पढ़ा था कि 4 यानी कि फॉरवर्ड, यानी कि मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी कि प्रोकाइनेटिक होते हैं 5-HT4 स्टिमुलेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वेरी सेल ब्लीडिंग ऑक्ट्रियोटाइड एक्ट बाय। पीछे हमने पढ़ा था कि सिक्रेटरी डायरिया में ऑक्ट्रियोटाइड किस तरीके से काम करता है। तो सिक्रेटरी डायरिया में क्या करेगा, सिक्रेशंस को कम कर देगा, ठीक है। तो उसमें उस तरीके से काम करता है। दूसरा अपने पास वेरी सेल ब्लीडिंग में, वेरी सेल ब्लीडिंग में किस तरीके से काम करेगा, ये क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है स्प्लेंचिक ब्लड वेसल्स की। अगर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं, उनका वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम होगा तो पोर्टल वीनस प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसका बेसिकली जो मैकेनिज्म है वो पोर्टल प्रेशर को कम करने का है, वैसो कंस्ट्रिक्शन के थ्रू, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। रिड्यूसिंग पोर्टल प्रेशर पहला ही है, आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग पोर्टल प्रेशर। विच बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव इज ड्राइड फ्रॉम साइलियम। साइलियम से कौन सा मिलता है, ये सबको हस्क मिलता है अपना, ठीक है। डाईफिनोक्सिलेट इज कंबाइंड विद एट्रोपिन। तो डाईफिनोक्सिलेट को एट्रोपिन के साथ कंबाइन किया जाता है। डाईफिनोक्सिलेट है क्या, वैसे ये ओपियोइड है, और ओपियोइड्स का आपको पता है अब्यूज पोटेंशियल होता है, ठीक है, अब्यूज पोटेंशियल। तो अगर किसी भी पेशेंट को ये पता लगता है कि ओपियोइड है और इससे रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए वो यूज़ करने लगता है इसको, तो क्या करेगा वो, लेगा इसको किसी और पर्पज़ के लिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसके साथ में एट्रोपिन को मिक्स कर दिया। अब एट्रोपिन का एज सच और कोई पर्पज़ नहीं होता इसमें एट्रोपिन का पर्पज़ बस इतना होता है कि अगर पेशेंट ज़्यादा मात्रा में डाईफिनोक्सिलेट की टैबलेट्स को अगर कंज्यूम करता है तो उसको एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर उसको एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट आएंगे तो वो ज़्यादा मात्रा में इसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डाईफिनोक्सिलेट के साथ में एट्रोपिन को कंबाइन किया जाता है इस पोटेंशियल इसके अब्यूज़ को कम करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट अब्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस्टेकिनुमाब टारगेट विच साइटोकाइन। इसका हमने मैकेनिज्म बताना है, तो इसका मैकेनिज्म आपको बस सीधे सीधे यही याद करना है। उस्टेकिनुमाब यूजुअली इन्फ्लेमेटरी डिजीज में काम होता है, ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज होगी या कुछ अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज जो भी हैं, दोनों में यूज होता है IBD, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म है वो है इंटरल्यूकिन 12-13 को ये टारगेट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट पोटेंट H2 ब्लॉकर अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा मोस्ट पोटेंट H2 ब्लॉकर है? तो फेमोटिडिन इनमें सबसे ज़्यादा पोटेंट है। इसके बाद आता है निजाटिडिन, इसके बाद आता है रेनिटिडिन, और उसके बाद आता है सिमेटिडिन। सिमेटिडिन के बारे में हमने जब ऊपर पढ़ा था उसमें देखा था कि सिमेटिडिन सबसे कम पोटेंट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने 50 क्वेश्चंस GIT फार्माकोलॉजी के कर लिए हैं। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए एक्सप्लेनिंग फार्माकोलॉजी के साथ। धन्यवाद।